एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। जी हाँ, आप सभी को पता होगा क्लास 9th की नई एनसीईआरटी आ चुकी है और उसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करने वाले हैं। तो आज हम मोशन चैप्टर के पहले 8 क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। हेलो क्लास 9 चैंपियंस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और ये आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में, तो आप वहां पर देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो देखिए, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, अ टेबल इज मूव्ड अक्रॉस द फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, हाउ मच इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द टेबल। एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक डायग्राम बनाता हूं और डायग्राम बना के आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं। ये एक टेबल है दोस्त, ये हमें एक टेबल दिया हुआ है और इस टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो ये ब्लॉक मैं मान लेता हूं, लेट्स सपोज कि ये रहा ब्लॉक टेबल के ऊपर और ये जो ब्लॉक है हमारा मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि हमसे बोला है ये मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि हम इस ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हैं एक फोर्स F, इस पर एक फोर्स लग रहा है F। बट हमसे ये कहा गया है कि ये बॉक्स और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन का अपोज करता है, यानी जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो लग रहा होगा पीछे की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स जो है हमारा लग रहा होगा पीछे की तरफ। बट क्वेश्चन में कहा गया है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ ब्रदर? बिरादर, कांस्टेंट वेलोसिटी है इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब हुआ कि बॉडी पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो है। और नेट फोर्स अगर हम देखें तो इस बॉडी पर दो ही फोर्सेस लग रहे हैं और एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ माइनस एफ आर। एफ आर मतलब फ्रिक्शन और एफ मतलब जो फोर्स लग रहा है। चूंकि एफ नेट हमारा जीरो है तो यहां पर एफ माइनस एफ आर हो जाएगा और यहां से जो एफ आर है यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा? एफ के बराबर। यानी जितना फोर्स आप लगा रहे हैं इस ब्लॉक पर उतना ही फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, जो कि फ्रिक्शन होगा, जो कि क्या करेगा? इस बॉडी पर नेट फोर्स जीरो कर देगा और इसी वजह से ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। कितना प्यारा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अ बॉल मूविंग ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट फिजिकली करेक्ट। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा हम ऑप्शन चूज करें जो कि हमारे स्टेटमेंट को सही बना दे। आपसे कह रहा है कि इफ नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉल, द वेलोसिटी ऑफ बॉल विल रिमेन। यानी कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है, नो नेट फोर्स। अभी हमने देखा कि अगर बॉडी पर नेट फोर्स नहीं लगता है तो वो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है। सो द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल रिमेन सेम। द वेलोसिटी ऑफ बॉल विल रिमेन सेम। ये इंक्रीज एंड डिक्रीज गलत हो जाएंगे। सेम इज द राइट आंसर। अगला वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्या कह रहा है? तो सेकंड वाले में अगर हम देखें तो ये हमसे कह रहा है इफ नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल। अब आपसे कह रहा है कि नेट फोर्स लग रहा है। अगर नेट फोर्स लग रहा है तो एक बॉडी पे नेट एक्सेलरेशन भी होगा और वो फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। मतलब उसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगा, जो उसका वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। Next part, if net force is applied on the ball in the direction opposite to the direction of its motion, the magnitude of velocity। यानी let's suppose कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है और उस पर एक फोर्स लग रहा है राइट टू लेफ्ट, तो वो क्या करेगा? उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को घटाएगा। और वही हमसे पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल विल रिमेन सेम, नहीं रहेगा, ना ही इंक्रीज होगा, वो डिक्रीज होगा। वो डिक्रीज होगा। तो हमने क्या किया? ये सारे स्टेटमेंट को सही बना दिए ऑप्शन सही चूज करके। क्वेश्चन 2 देखा, अगर आप देखें यहां पर तो इन क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस करना है। यानी अब आपको वो रट्टाफिकेशन नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि F बराबर ma है, मास 2 kg है, एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स कितना होगा? 10 न्यूटन। नहीं, यहां पर आपको सोचना है और सोच के अब आपको आंसर करना है। इसीलिए ये नई एनसीईआरटी है, नए बदलाव किए गए हैं ताकि बच्चे को सोचने पर मजबूर किया जाए। यहां पर एक क्वेश्चन कह रहा है टू ब्लॉक P and Q on a smooth horizontal surface are shown in the figure. Two forces of magnitude 4 Newton and 5 Newton are acting in opposite direction on the block P। ये देख सकते हो
ब्लॉक पी पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है 5 न्यूटन का, एक लग रहा है 4 न्यूटन का, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। व्हाइल ब्लॉक क्यू इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। भाई कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है मार साहब? कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि क्यू पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स है 0। क्यू पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है, क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। और अगर इस पी पर लगने वाला आप नेट फोर्स निकालें, पी पर लगने वाला आप नेट फोर्स निकालें तो क्या हो जाएगा? दो फोर्सेस हैं, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, 5 - 4, तो पी पर लगने वाला जो नेट फोर्स है वो हो जाएगा 1 न्यूटन। यानी पी पर नेट फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन का और क्यू पर नेट फोर्स है 0। ऑप्शंस पढ़ते हैं। Which of the following statement is correct? P experiences a net force and Q does not experiences a net force. P जो है एक नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और Q पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रहा है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला, P does not experience a net force and Q experience a net force, गलत। Both P and Q experience net force, गलत। Neither P nor Q, option is the correct answer। बहुत ही सिंपल। अगला क्वेश्चन, while practicing for the snake boat race, जो कि होती है केरला में, 100 जो है ओर्समैन आर रोइंग अ बोट टुगेदर। यानी आपने देखा होगा एक वो अभी कुछ दिनों पहले वो एक रील वायरल हुआ था, उस पे एक लड़का खड़ा होकर और वो ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसे ऐसे बोट पर। वही वाली रेस हो रही है जहां पर एक बोट पे 100 लोग हैं जो कि उस बोट को चला रहे हैं, है ना, रोइंग कर रहे हैं। तो यहां पर आउट ऑफ 100 95 जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेल कर रहे हैं बोट को, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ताकि बोट आगे जाए। और बाय मिस्टेक 5 जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? प्रोपेल कर रहे हैं। अगर हर एक जो ओर्समैन है वो 200 न्यूटन का फोर्स लगाता है तो जो नेट फोर्स है वो कितना लगेगा? तो देखिए, तो सबसे पहले मैं बात करूं, लेट सपोज मैं मान लेता हूं इस डायरेक्शन को दिस इज द राइट डायरेक्शन, है ना। ये वाला जो डायरेक्शन है हमारा राइट डायरेक्शन है, नहीं बोट हमारा इधर मूव करना चाहिए, इस डायरेक्शन का मैं मान लेता हूं ए। तो जो मेरा रॉन्ग डायरेक्शन हो गया या फिर जो अपोजिट डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, है ना। दिस विल बी द अपोजिट डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन का मैं मान लेता हूं बी। तो देखो राइट डायरेक्शन में यानी ए डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लगेगा, ए डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? वो लगेगा 95 लोग हैं और हर एक इंसान 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, यानी 19,000 न्यूटन। 19,000 न्यूटन यही होगा। आप सॉल्व करके देख लो। 95 इंटू 2 कितना होता है? 95 कितना होता है? 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 190 होता है और 2 जीरो लगा दो तो 19,000 न्यूटन हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं बी डायरेक्शन में, बी डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो वहां पर कुल मिला के 5 लोग फोर्स लगा रहे हैं 200 न्यूटन का पर पर्सन, तो वहां पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन। बट ये हो गया ए डायरेक्शन में, ये हो गया बी डायरेक्शन में। बट हम बात करें कि ओवरऑल जो हमारा बोट है उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स और ये फोर्स लग रहा है, तो ये क्या करेगा? अपोज करेगा इसका। यानी 19,000 में से 1,000 न्यूटन आप फोर्स माइनस कर दो तो कुल मिला के बोट पर जो नेट फोर्स लग रहा है दैट इज 18,000 न्यूटन। दैट इज 18,000 न्यूटन। ठीक है, समझे आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्त, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, एकदम मस्त, मजा आ जाएगा। आप एक बार ट्राई करके तो देखो। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट वी ऑब्जर्व दैट द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट्स। जब किसी बॉडी पर एक नेट फोर्स लगता है तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट करता है। नाउ अपोजिट टू द, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट कर रहा है कहां? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। भाई जहां नेट फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन भी क्या होगा? सेम ही डायरेक्शन में होगा, तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं होगा। दोनों ऑप्शन गलत हो गए। फिर ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विथ एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। भाई जो एक्सेलरेशन है वो उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा फोर्स होगा, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। एफ बराबर एम ए से, अगर मास कांस्टेंट है तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हाइल एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स आप बढ़ाते जाओगे उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the position time graph for 4 object A, B, C and D moving along a straight line are given. A net force acts on. net force जो है बेटा किस पे लग रहा होगा? A net force acts on.
नेट फोर्स की बात करें, किस पे लग रहा होगा नेट फोर्स? तो देखो, किसी बॉडी पर अगर नेट फोर्स लग रहा है ना, यानी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में आपको क्या दिया है? पोजीशन टाइम ग्राफ है जिसका स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। पोजीशन टाइम का स्लोप कांस्टेंट है और पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें क्या देता है? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है वेलोसिटी, और यहां पर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट है बेटा, तो इस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा, और एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो यहां पर एफ नेट भी क्या होगा? जीरो होगा। एफ नेट जीरो है, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। सेकंड में यहां पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है? कांस्टेंट, यानी ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है मतलब वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो मतलब एफ नेट भी जीरो, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। थर्ड केस की बात करें बेटा, तो यहां पर पोजीशन क्या हो रहा है? पोजीशन यहां पर आपका डिक्रीज हो रहा है, और वो भी कांस्टेंट रेट से, यानी जो वेलोसिटी है वो है आपका कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो है मतलब एफ नेट भी जीरो है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। यहां पर देखो तो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है विथ टाइम, बट नॉट अ कांस्टेंट, यानी यहां पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है बट वो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कैसा है? वेरिएबल है, चेंज हो रहा है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। एक्सेलरेशन अगर जीरो नहीं है तो जो बॉडी पर एफ नेट लग रहा है वो भी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन सी पर जो है नेट फोर्स लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अ सेलर जंप्स आउट ऑफ अ स्मॉल बोट ऑन द शोर, एज द सेलर जंप्स फॉरवर्ड विल द बोट मूव? इफ यस, इन विच डायरेक्शन एंड व्हाई? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कितना सिंपल सा है। क्या कह रहा है? यहां पर आपसे कह रहा है कि अगर ये सेलर जंप करेगा तो इस पर जो फोर्स है वो कहां लगेगा भैया? सिंपल सी बात है, अगर ये आगे की तरफ जंप कर रहा है तो ये बोट पीछे की तरफ जाएगी। ये अगर आगे की तरफ जंप कर रहा है तो बोट पीछे की तरफ जाएगी, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो द बोट विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। बोट विल मूव in the opposite direction, in the backward direction due to the action and reaction force, जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ प्रोड्यूस करता है। तो ये हो जाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग अ हाई जंप इवेंट अ लैंडिंग मैट और ए सैंड बेड इज प्लेस्ड ऑन द एथलीट ऑफ फॉल, एक्सप्लेन द रीजन। अब देखो क्या होगा, ऊंचाई से लड़का कूद रहा है, अगर यहां पर कंक्रीट होता तो उस पर टकराता, उसको बहुत ज्यादा चोट लग जाती, इसलिए एक फोम रखा जाता है। फोम रखा जाता है क्योंकि अगर मैं बात करूं तो जो फोर्स है वो होता है एम वी माइनस एम यू, या फिर हम इसको लिखें एम वी माइनस यू अपॉन टी। बेटा अगर एकदम से कंक्रीट होगा, उस पे लड़का गिरेगा तो क्या होगा? उसकी वेलोसिटी एकदम से जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो होगी यानी मोमेंटम में चेंज ज्यादा होगा, तो उस बॉडी पर लगने वाला जो फोर्स है वो भी ज्यादा होगा, तो वो ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा। लेकिन हम फोम का बेड रखते हैं सो दैट उसकी वेलोसिटी एकदम से जीरो ना हो, वो नीचे जाए, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी जीरो हो। यानी हम चाहते हैं कि ये जो टाइम है, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो होने में जो टाइम है वो टाइम हम बढ़ाना चाहते हैं। टाइम हम बढ़ाएंगे तो यहां से क्या होगा? जो फोर्स होगा वो घटेगा, और फोर्स घटेगा तो उस बच्चे को जो चोट है वो कम लगेगी। ओके, तो हम ये टाइम बढ़ाना चाहते हैं, बोले तो हम जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है उसको बढ़ाना चाहते हैं, सो दैट उस बॉडी पर लगने वाला, घटाना चाहते हैं सो दैट उस बॉडी पर लगने वाला जो फोर्स है वो भी घटे और उस ऑब्जेक्ट को जो चोट जो है कम लगे। तो ये थे हमारे फर्स्ट 8 क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने कर लिए हैं। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और आगे के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। अरे एक चीज तो बताना मैं भूल ही गया, आपको इसके नोट्स भी तो चाहिए होंगे, और वो नोट्स आपको कहां मिलेंगे? तो वो नोट्स मिलेंगे आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए, एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको क्लिक करिए, वहां पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।